सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास 1858 से लेकर 1947 तक। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चला गया। भारत की जनता ब्रिटिश सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया की प्रजा हो गई। भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि वायसरॉय कर दी गई, जो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि कहलाता है। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित एक्ट पास हुए। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय सरकार अधिनियम, 1892 का भारत सरकार अधिनियम 3, चौथा 1909 का मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम, पाँचवा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इन सब अधिनियम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद 1947 का भारत सरकार अधिनियम, यानी 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947। अब हम सबसे पहले लेते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया है। इस अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकाल कर सम्राट को सौंप दिया। भारत का प्रशासन क्राउन के प्रतिनिधि उसके द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंपा गया, जिसका अध्यक्ष मुख्य राज्य सचिव या भारतीय राज्य सचिव या भारत मंत्री के नाम से उसको कह सकते हैं। इससे डायरेक्टरों के बोर्ड या नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त शक्तियाँ प्राप्त हो गई। इस प्रकार 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट में क्या लागू हुआ था? द्वैध शासन प्रणाली। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। वे क्राउन का सीधा प्रतिनिधि कहलाया। भारत के राज्य सचिव को एक विकास निगम घोषित किया गया। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होता था, इसलिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यानी राज भारत में कर रहे हैं, लेकिन उत्तरदायी ये ब्रिटेन सम्राट के हैं। अब दूसरा अधिनियम 1861 का भारत सरकार अधिनियम। 1861 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत के प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया, जो कि एक विधिवेत्ता का पद था। वायसरॉय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का सूत्रपात किया। विभागीय प्रणाली का सूत्रपात लॉर्ड कैनिंग ने किया, मतलब इससे वह मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्म हुआ, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों की पृथक पृथक विभाग सौंपे। वायसरॉय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 निर्धारित हुई। इन सदस्यों की अवधि 2 वर्ष निर्धारित हुई तथा इसे वायसरॉय मनोनीत करता था। इस मनोनीत सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य होते थे। तो तीसरा एक्ट है 1892 का भारत सरकार परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों को निश्चित किया गया। सदस्यों को वार्षिक बजट या बहस करने या सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधान मंडलों को न्यूनतम 8 वर्ष और अधिकतम 29 अतिरिक्त सदस्यों द्वारा बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति का सूत्रपात है। बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव पद्धति का सूत्रपात 1892 के एक्ट में हुआ। केंद्रीय विधान मंडलों में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें चारों प्रांतों के विधान मंडल के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। भारतीय विधान मंडलों के सदस्यों को नगर पालिकाएँ, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय की सीनेट और वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। अब बड़ा महत्वपूर्ण है 1909 का मॉन्टेग्यू मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम। मॉडल जो है भारत मंत्री था और मिंटो जो था वो वायसरॉय था। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। अब केंद्रीय विधानमंडल के 69 सदस्य थे, जिनमें से 37 भारतीय सदस्य और 32 गैर शासकीय सदस्य थे। यानी कुल सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई। 37 सदस्य शासकीय सदस्य और 32 सदस्य गैर शासकीय सदस्य। 32 गैर शासकीय सदस्यों में 5 मनोनीत और 27 सदस्य निर्वाचित होते थे।
निर्वाचक मंडल 3 भागों में विभक्त था: सामान्य निर्वाचक वर्ग, वर्गीय निर्वाचक वर्ग, विशिष्ट निर्वाचक वर्ग। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना हुई। इसीलिए के.एम. मुंशी ने कहा है कि इस अधिनियम ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। इस अधिनियम ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। लॉर्ड मिंटो ने भी पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके लॉर्ड मॉर्ले को लिखा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका कल भीषण परिणाम होगा। इस अधिनियम के संबंध में R.C. मजूमदार ने लिखा है कि 1909 ईस्वी में सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान ही थे। अब आता 1919 का मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई। केंद्रीय परिषद में भारतीयों को अधिक प्रभावी भूमिका सौंपी गई। वायसरॉय के 8 सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए। उन्हें विधि, शिक्षा और उद्योग के विभाग सौंपे गए। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांत में विभक्त किया गया। केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों में विदेशी मामले, रक्षा, डाक तार, सार्वजनिक ऋण आदि पर परिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था। प्रांतीय सूची के विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि थे। केंद्र में द्विसदनीय राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद की व्यवस्था थी। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित थी, जिनमें 34 निर्वाचित और 26 वायसरॉय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। स्त्रियों की सदस्यता नहीं थी। वायसरॉय ने सदन को बुलाने, स्थापित करने और भंग करने का अधिकार रखता था। राज्य परिषद का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता था, परंतु ये सदस्य 5 वर्ष के लिए बनते थे। निम्न सदन। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित थी। 145 में से 104 निर्वाचित, 41 सदस्य मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्यों में 26 शासकीय और 15 अशासकीय होते थे। इस सदन का कार्यकाल 3 वर्षीय था। वायसरॉय इसके कार्यकाल को बढ़ा भी सकता था। द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल के पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई। इस प्रकार प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम से लागू हुई। इसे 2 भागों में रख सकते हैं: आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों में गवर्नर अपने मनोनीत पार्षदों की सदस्यता से करता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर निर्वाचित सदस्यों द्वारा करता था। प्रांतीय परिषद में कम से कम 70% सदस्य निर्वाचित और शेष मनोनीत होते थे। इस अधिनियम द्वारा पंजाब के सिखों, कुछ प्रांतों में यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों तथा भारतीय ईसाइयों को भी पृथक पृथक निर्वाचन दिया गया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम का सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। संघ में प्रशासन के विषय में 2 भाग विभक्त थे: हस्तांतरित विषय, रक्षित विषय। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजातीय क्षेत्र। शेष सभी प्रशासकीय विषय हस्तांतरित सूची में शामिल थे। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतीय विषयों में विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को प्राप्त हो गया। प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी। गवर्नर जनरल के सभी कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से होते थे। केंद्रीय विधान मंडल में 2 सदन थे: विधानसभा तथा राज्य परिषद। विधानसभा में 375 सदस्य थे, जिसमें 250 ब्रिटिश प्रांतों से और 125 भारतीय रियासतों से। 375 सदस्यों में से 250 ब्रिटिश प्रांतों से और 125 भारतीय रियासतों से होते थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। गवर्नर जनरल को विघटित करने की शक्ति प्राप्त थी। राज्य परिषद में 260 सदस्य थे, 156 ब्रिटिश प्रांत के और 104 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि होते थे। ये स्थायी सदन था, जिसमें 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते थे। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। वर्मा को किस अधिनियम में ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया? 1935 के एक्ट से। तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा गठित हुए। प्रांतों की कार्यपालिका का गठन गवर्नर तथा मंत्रिपरिषद के द्वारा होता था। प्रांतीय सूची में समाविष्ट सभी विषयों पर प्रांतीय विधान मंडलों को विधि बनाने की अत्यधिक शक्ति प्राप्त थी।
इस अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम में टिप्पणी की कि यह अनेक बैंकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। ये अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत कहा। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड सभा ने इसे पारित किया और 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इस अधिनियम के पारित होने के विषय में प्रकाश डालने वाले नॉर्मन डी पामर ने लिखा है। पामर ने लिखा कि ब्रिटिश संसद के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम समय में और इतने कम विवाद में पास हुआ हो। इस अधिनियम की धाराएं निम्नलिखित है। नंबर 1, 15 अगस्त 1947 को भारत 2 अधिराज्यों भारत व पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। सिंध, उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान और असम का सिलहट, जिसे पाकिस्तान में तथा शेष भारत में रहेगा। दोनों अधिराज्यों को विधानसभाओं को अपने अपने संविधान चलाने का अधिकार दिया गया। नवीन संविधान के निर्माण तक भारत 1935 के अनुसार चलता रहेगा। 15 अगस्त 1947 को भारत सचिव व इंडिया ऑफिस को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार का दोनों अधिराज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। भारतीय रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार निरंतर संघर्ष एवं भारतीय नेताओं व राष्ट्रवादियों के असीमित त्याग से भारत जो है स्वतंत्र हुआ। तो हमने पढ़ा 1858 का एक्ट, फिर 1861 का एक्ट, फिर 1892 का एक्ट, फिर 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और फिर 1935 का एक्ट और फिर 1947 का एक्ट। ओके, जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते। तो ये आज का टॉपिक पूरा हो गया कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ, इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। कोई पूछे आपसे कि चुनाव पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ? 1892 के अधिनियम से। ठीक है, ये अच्छा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई? 1935 के अधिनियम से। प्रांतों में देव शासन कब लागू हुआ? 1919 के अधिनियम में। केंद्र में देव शासन कब लागू हुआ? 1935 के अधिनियम से। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। इसी के साथ आज का ये टॉपिक पूरा होता है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप पूरे इस लेसन को सुने। सुनने से ही आपको ये याद होगा कितनी सदस्य संख्या थी, क्या उनकी परिषदें थी और क्या उनके अधिकार थे। जय हिंद, जय भारत।